गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठंड में कभी कभी तो लोचा हो ही जाता है ना। तो एक पहला प्लान था हमारे पास, जिसमें आज वाली क्लास हमारी 1 बजे से हुई थी वर्ल्ड हिस्ट्री की। उसके बाद थोड़ा चेंज हो गया था प्लान, मुझसे जो बात हुई थी, तो मैंने ध्यान दिया नहीं चेंज वाले प्लान पे, है ना। तो मैं इसी इंप्रेशन बताया कि ठीक है 1 बजे से क्लास है हमारी, है ना। बस संपर्क हुआ और 15 से 20 मिनट लगा मुझे आने में, है ना। 15 से 20 मिनट है। मैंने किसी और क्लास में, पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग कर दूं एक बार मैं। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। स्क्रीन पे बहुत सारे मैसेज हैं, टेक्निकल सर, आकिब का और भी। तो मेरी जैसे मैं रीड नहीं कर पाया कि क्लास आज सुबह 9 बजे से, तो वो मेरी गलती के कारण ये डिले हुआ, वरना नहा के तो मैं वैसे भी नहीं आता हूँ, है ना। ठीक है। और यदि ईमानदार बैठे हुए ना यहाँ पे सभी के सभी, तो मेरी तरह ही अपने आप से बात करते हैं कितने लोग नहा के आते हैं, है ना? ठीक है ना। अच्छा, नहाने के भी कई तरीके होते हैं। अब ऐसे पानी ऐसे लगाया, हाँ हो गया जी, तो वो कोई नहाना नहीं हुआ, है ना। ठीक बोला ना मैंने? हाँ? चलो, मैंने तो सिर ढका हुआ, किसी ने तो नाक वाक सब ढका हुआ पूरा एकदम, कि भाई किसी नहीं हो ना तुम। हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, मास्क लगा रहो, अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग 1200 ईस्वी तक तो पढ़ चुके थे हम। दिल्ली सल्तनत और मध्यकाल में बात करनी है हमें, है ना। तो जरा उसका एक खाका खींच ले हम, ठीक है। देखो, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, मैं पीछे भी आपको गाइड कर चुका हूं कि आप इसको 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक भी लोगे, और 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक भी लोगे, है ना। पूर्व मध्यकाल को भी मध्यकाल का हिस्सा मानते हैं। प्रश्न यदि कभी कहे कि मध्यकाल, तो आप देख लेना कि 750 से उस क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं तो उठा लिया करो, नहीं बनने तो 1200 से तो बनेंगे मध्यकाल जब पूछ रहा है तो। दोनों बार आपको सेंस लगाने हैं मध्यकाल पे, ठीक है। सब ठीक है ना बादल? ठीक है, दोनों बार आपको सेंस लगाने हैं, है ना। अब वैसे तो इसके मेन 2 हिस्से हैं, बट आप इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हो, है ना। पढ़ने के लिए हम इसे 4 हिस्से में बांट सकते हैं, है ना। पहला हिस्सा है हमारा दिल्ली सल्तनत, जो अभी 1-2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे हम। क्या है, क्यों है, अभी सब देख लेंगे हम। ये है 1206 से 1526 ईस्वी, ठीक है। दूसरा हिस्सा है क्षेत्रीय राज्य, ये है आपका 14 से 16वीं सदी, आगे भी है बट मेन 14वीं-16वीं सदी है। तीसरा हिस्सा है मुगल काल। मुगल काल जो मेन है आपका 1526 से 1707, वैसे 1858 तक मुगल वंश चला था, ठीक है। मुगल वंश 1858 तक चला था, वैसे तो 1526 से 1707 है ना। और चौथा हिस्सा है विविध, इसमें मराठों के बारे में थोड़ी जानकारी और यूरोपियन कंपनियों के बारे में जानकारी, मराठों के बारे में जानकारी और यूरोपियन कंपनियों के बारे में जानकारी, ठीक है। तो यदि हम सिलेबस को लेकर 1200 से 1750, है ना, तो इस अवधि में हमें क्या पढ़ना है, 4 हिस्सों में बांट कर इसे देखें तो, ठीक है, तस्वीर साफ हो जाएगी। और हमने पहले भी कहा आपको कि देखो, मेन तो ये होता है हमारा कि जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिलेबस क्लियर कर ले कि पढ़ना क्या है। शुरू से इस बात पे मेरा बल है कि आपको ये पता हो मैक्सिमम क्या पढ़ना है, ठीक है। 4 हिस्सों में बांट दिया। अब कोई भी हिस्सा हम पढ़ते हैं तो ये तो आपको पता है ही कि राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, जैसे पूर्व मध्यकाल का हमने एक परिचय दिया था ना, संस्थापक का नाम, 2-4 शासकों का नाम, यहाँ उतना भी नहीं पढ़ेंगे। एक आधा शासक कहीं आ गए तो आ गए,
ठीक है, तो बस एक ज्योग्राफी का आइडिया होगा, अवधि का आइडिया होगा, बस। हैंडआउट्स में दिया होगा, उसमें लिखा हुआ है, बट पहले लाइन में सजेशन हमारा ये होगा कि उसमें ध्यान नहीं देना है, और देना भी है तो मैं खुद ही बता दूंगा हैंडआउट्स में, ये 5-7 तथ्यों को पहली बार में देख लीजिए, आगे तो फिर पूरा आपको जो मन करे वो पढ़ते रहिएगा, मतलब मेरे प्लानिंग में जो चीज़ों को बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन क्षेत्रीय राज्य में विजयनगर के बारे में हमें अलग से पढ़ना है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय राज्यों में विजयनगर के बारे में हमें अलग से पढ़ना चाहिए। विजयनगर से पिछले 3 वर्षों से पीटी में 1 क्वेश्चन या कभी 1.5 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं, मतलब किसी दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन भी आ जा रहा है। तो एक तो ये बहुत क्लियर सा मैसेज है कि विजयनगर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको मोस्ट इंपोर्टेंट वाली कैटेगरी में डाल लीजिए आप, है ना। यानी जितना मैं बताऊंगा उसके बाद भी जो किताब मैंने रिकमेंड की है उससे भी बाई लाइन आप उसको एक बार रीडिंग, 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही सभी को? बाकी क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हैंडआउट्स दिया हुआ है आपको, उसका प्रिंट आउट सभी लोग निकाल लीजिए, जितने भी हैंडआउट्स हैं अपने पास रखिएगा, जब जो हम बात करेंगे उस पर थोड़ा हैंडआउट्स की जरूरत पड़ेगी इसमें। मुगल काल का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरोपियन मराठों के बारे में कुछ खास नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको आप, 15-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे आपके टॉपिक जो है। आर्थिक सामाजिक इतिहास जो है, बस एक सामान्य जानकारी रखनी है हमें, बहुत सामान्य जानकारी, हम देखेंगे बताएंगे भी ऐसा क्यों, ठीक है। यहाँ पर भी बस विजयनगर के बारे में बात करेंगे, मुगल काल में भी सामान्य जानकारी रखनी है ना, और यहाँ कुछ हिस्सा है नहीं। तो राजनीतिक इतिहास में दम है मध्यकाल में। अभी जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 4 वर्षों से, 5 से 7 प्रश्नों का, 8 प्रश्नों का मिडिवल इंडिया में 5-7 प्रश्न है, उसमें 2 या 3 राजनीतिक इतिहास के इर्द गिर्द प्रश्न तो हैं ही, और बनने योग्य हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार किसी हिस्से में सवाल ऐसे होंगे जो आप रेंज के बाहर जाता हुआ प्रतीत होगा, तो ये हमने समझाया है हिस्ट्री में कि हम पूरा तैयार करके जाएं, मॉडर्न से बने, मेडिवल से बने, एंशिएंट से बने, पता नहीं, जहां से हमारे 50% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ओवरऑल हो जाए। तो फिलहाल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ ये बनने योग्य है पिछले 3-4 वर्षों से, जो हैंडआउट्स दे रखा है, जितना मैं बताता रहा हूँ उसके उससे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने का ट्रेंड रहा नहीं है पहले, तो लोग इसको अवॉइड करते रहे, ठीक है, बट फिलहाल तो क्वेश्चन है इससे, है ना। मॉडर्न इंडिया से कम महत्व नहीं दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में मॉडर्न इंडिया के इक्वल या उससे ज्यादा ही महत्व दे दिया गया पिछले 2 वर्षों में। सांस्कृतिक इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, सल्तनत काल में भी, क्षेत्रीय राज्य में भी, मुगल काल में भी, ठीक है। सांस्कृतिक इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्षेत्रीय राज्यों में भी, मुगल काल में भी, दिल्ली सल्तनत में भी। यानी स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, साहित्य, धर्म, सांस्कृतिक इतिहास का मतलब ये 4-5 हिस्सों में हम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन इसके भी आपको हैंडआउट्स के रूप में दिए गए हैं, वो आप बस प्रिंट आउट ले लीजिएगा, आज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट कल से जरूरत पड़ेगी। क्लियर सभी को? मिडिवल इंडिया यदि 1200 से 1750 पढ़े तो हमें क्या पढ़ना है, तो भाई ये पढ़ना है, मैं तो भी क्लियर कर दिया आपको एक बार में ट्रेंड। सांस्कृतिक इतिहास इंपॉर्टेंट है ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। आर्थिक सामाजिक इतिहास 1 से 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसमें कुछ है ही नहीं। राजनीतिक इतिहास में काफी इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो पढ़ेंगे हम, लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। मराठों के बारे में भी एक हैंडआउट दिया गया आपको। वैसे 3 युद्ध तो आपने अंग्रेजों के साथ पढ़ा ही है मराठों का, मॉडर्न इंडिया में 3 युद्ध, अंग्रेजों ने कैसे मराठों को पराजित किया था। यहाँ पे शिवाजी, उनके उत्तराधिकारी और पेशवाओं के बारे में, ठीक है, एक पॉलिटिकल चार्ट, शिवाजी हैं तो 6-7 इन्फॉर्मेशन है, तीनों पेशवा है तो 7-8 इन्फॉर्मेशन उनके बारे में है ना, अंडरस्टैंडिंग में बन जाएगी। मुगलों के कमजोर होने के साथ पेशवा का राइज कैसे हुआ। यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के बारे में वैसे समझाया था पहली क्लास में जब हमने शुरू की थी मॉडर्न इंडिया के। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी 25 से ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे, जो यूरोपियन कंपनियां आई हैं, कब आई, कब कंपनी बनी, कहाँ कारखाना खोला, या उनसे रिलेटेड 2-4 इन्फॉर्मेशन होंगे, वो वाला पार्ट यहाँ पे हम कवर, एक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी कवर करेंगे, इन कंपनियों के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा है तो इंपॉर्टेंट है ये, मराठा एंड यूरोपियन कंपनी, बट हो जाएगा आपका आधे घंटे में ये भी, इसमें कुछ जो पढ़ना है हमें राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है। तो ये मिडिवल इंडिया का पूरा सिलेबस आ गया आपके सामने, 1200 ईस्वी से आगे। चलते हम लोग दिल्ली सल्तनत और उसके राजनीतिक इतिहास पे बात करते हैं, ठीक है।
अब शीर्षक दे दें आप, दिल्ली सल्तनत। राजनीतिक इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें थोड़ी वंशावली के बारे में, प्रशासन के बारे में और सल्तनत के पतन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं, मंगोलों के, तैमूर के, उन सब के बारे में भी जिक्र हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा मैं पूर्व मध्यकाल की तरफ आपको याद दिला दूं और फिर हम वहां से शुरू करें इसको। हम आपको याद होगा पूर्व मध्यकाल में हमने विदेशी आक्रमण का उल्लेख किया था। आपको याद होगा इस वाले इलाके में अरब आक्रमण की बात हुई थी 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम। नाम सुना सा लग रहा है क्या? है ना? सिंध पे किस वंश का शासन था? ब्राह्मण वंश था, राजा था दाहिर। वेरी गुड, ब्राह्मण वंश था, राजा था दाहिर। ठीक है, ये किसको याद रखना है? किसको याद रखना है? मुझे, आप लोगों को, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लास में जब भी आना है, कोई भी गैप के बाद भी आना है, तो एक बार पुराने वाले हिस्से को ना, पीछे वाली क्लास में क्या हुआ था, जरा 10-5 पेज 15 मिनट लगेगा। जितनी देर आप बैठे हुए तो उसमें भी रीडिंग हो सकती थी, रीडिंग केवल। समझ में आ रही बात ना? हाँ, थोड़ा सा उससे फिर कनेक्टिविटी आपकी रहेगी, पीछे क्या हुआ था, फिर आगे हम, जैसे मैं एक छोटा सा 2 मिनट का भी पिक्चर दूंगा, पीछे देखो ये मैं बता चुका हूँ, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। मैं 2 मिनट का पिक्चर दूँ, आप पूरी पिक्चर बनाइए उस पर, क्योंकि पढ़ा चुके हैं आपको हम। ठीक है, अरब आक्रमण हुआ था, आपको याद होगा महमूद गजनी का आक्रमण, याद है ना सभी को? 17 आक्रमण, 1000 से 1027 के बीच में। फिर आपको याद होगा गौरी का आक्रमण हुआ था, और गौरी ने अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक के हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गौरी ने बंगाल तक के हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गौरी के समय पंजाब में गजनी का उत्तराधिकारी था, दिल्ली, हरियाणा और कुछ सब हिस्सों पे, राजस्थान पे चौहान थे, उत्तर प्रदेश में राठौर थे, बंगाल में सेन थे, बुंदेलखंड में चंदेल थे, गुजरात में सोलंकी थे, है ना? ये सब पूर्व मध्यकालीन वंश हो गए आपके। गौरी के साथ साथ हमने तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, आबू पर्वत की लड़ाई, ठीक है, ये सब उल्लेख किया था, चंदावर का युद्ध, वेरी गुड। इन सब के बारे में बताया था मैंने आपको। नालंदा महाविहार का नुकसान पहुंचाया था बख्तियार खिलजी ने, ऐबक, यल्लौज, कुबाचा, है ना? यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी फिर शुरू होनी है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जरा एक बार फिर गौरी से ही बात की शुरुआत करते हैं और आगे फिर आपको स्टेप बाय स्टेप में लेके चलता हूँ। लिखें आप जरा पहला पॉइंट। लिखे कि 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गौरी ने भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। लिखें अफगानिस्तान से लेकर, इसी में लिखें अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र पर गौरी का नियंत्रण स्थापित हुआ। गौरी का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी में लिखें गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य उसके 3 दासों में विभाजित हो गया। तीन दासों में विभाजित हो गया।
देखिए अफगानिस्तान पर गौरी के उत्तराधिकारी एवं यल्दौज का शासन गौरी के उत्तराधिकारी और उसका एक दास था यल्दौज का शासन। लेकिन सिंध एवं मुल्तान पर कुबाचा का शासन सिंध एवं मुल्तान पर कुबाचा का शासन, ठीक है। लेकिन तथा पंजाब से लेकर बंगाल तक के भूभाग पर ऐबक का शासन, कुतुबुद्दीन ऐबक है पूरा नाम, ऐबक का शासन, ठीक है। तो 3 हिस्सों में बट गया है ना। इसी में एक लाइन और लिख लें आप। ऐबक ने दिल्ली को केंद्र बनाकर उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन प्रारंभ किया। दिल्ली को केंद्र बनाकर उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभ किया। देखिए इस राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत, उसका छोटा सा एक बैकग्राउंड बना लिया कि कैसे ये राज्य बना। तराइन और ये सब आपको आइडिया है ही, है ना। दिल्ली कैपिटल था। जो शासक होते थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। सुल्तान का जो क्षेत्र होगा वो सल्तनत कहलाता है, जिसका नाम ही पड़ गया दिल्ली सल्तनत। किताब में जो पढ़ोगे आप तो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत करके से हम, है ना। राजनीतिक इतिहास में कुछ कैरेक्टर का जिक्र होगा, ठीक है। तो हम चला उन सब 5, 7, 8 कुछ टर्म आपको बता देते हैं, फिर 1 बाय 1 वंशावली की बात करेंगे। तो पूरा जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है लिखना नहीं है आपको, अभी समझ लेना है आपको। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 5 अलग अलग राजवंशों की बात होगी। राजवंश इनफैक्ट ज्यादा है, बट 5 भागों में बांटा जाता है। पहले वाले को कहा जाता है गुलाम वंश, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और भी इसके नाम है, मैं लिखवा दूंगा आपको भी, गुलाम दास ऐसे करके देखा जाता है, ठीक है। दूसरे में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। 1206 से 90, 90 से 1320, 1320 से फिर 51, है ना। ऐसे 51 से फिर अलग अलग मतलब इसका दिया हुआ है ना। और 1526 में आके लोधियों की सत्ता समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम में अलग अलग वंश है, तो इससे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जो राजनीतिक इतिहास में बार बार आपको मिलेंगे। 5-7 शब्द लिख लीजिए आप जरा। देखिए प्रमुख शब्दों के बारे में लिख लें, टर्म के बारे में लिख लें आप। टर्म लिख लें आप। खलीफा सबसे पहले, खलीफा इनका नाम आएगा बीच बीच में। खलीफा के बारे में लिखें। इस्लाम में राजनीतिक धार्मिक प्रमुख के लिए खलीफा शब्द का प्रयोग, या प्रमुख को खलीफा कहते हैं, है ना। राजनीतिक धार्मिक प्रमुख को खलीफा कहते हैं, ठीक है। पैगंबर साहब के शरीर त्याग के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए 7वीं सदी में, खलीफा कहलाए। जो पहले 4 खलीफा हैं उनको इस्लाम के इतिहास में महान खलीफा के रूप में याद किया जाता है। तो ये माना गया कि भाई राजनीतिक प्रमुख भी वही होंगे और धार्मिक प्रमुख भी वही होंगे, और इस्लाम का एक ही राज्य होगा। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो आज का अरब, खास करके जो सऊदी अरब, इराक वगैरह का इलाका है, उन सब में बहुत तेजी से इस्लाम का प्रसार हुआ।
जो फिलिस्तीन और ये सीरिया, इन सब इलाकों में भी इस्लाम का प्रसार हुआ, पूरे इस सब इलाकों में, इंक्लूडिंग ईरान की बात कर रहे हैं। अब जब बहुत बड़े भूभाग पे इस्लाम, मध्य एशिया में भी जब इस्लाम का शासन स्थापित हुआ, तो अब एक किसी केंद्र से शासन करना संभव नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो सीमावर्ती, जो दूर दराज के इलाकों में जो शासन करते थे, वो खलीफा के नाम से शासन का संचालन करते थे, और खलीफा उन्हें सुल्तान कहा जाता था, एक तरह से खलीफा का प्रतिनिधि। बट समय के साथ बहुत ऐसे सुल्तान थे जो या तो खलीफा को महत्व देते थे या नहीं देते थे, नाम मात्र का महत्व। जैसे दिल्ली के सुल्तान जो है, केवल नाम मात्र का, कहने के लिए कभी कभी 30 से ज्यादा सुल्तान हुए दिल्ली में, और 3 ने ही खलीफा से मान्यता ली, वो भी दिखावे के लिए। एक समय के बाद खलीफा की कोई राजनीतिक वैल्यू रह नहीं गई थी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में। लेकिन राजनीति की जब भी बात आती है तो खलीफा का उल्लेख होता है। मॉडर्न एरा में देखोगे दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं जो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं, पर शुरुआती कॉन्सेप्ट से चलोगे आप तो इस्लाम में एक ही राष्ट्र होना चाहिए, एक ही होना चाहिए इस्लाम, ठीक है। बट वो राजनीति हमेशा धर्म की अपने हिसाब से व्याख्या करती है। धर्म कभी राजनीति को सेट करता है, पर राजनीति धर्म को ज्यादा सेट करती है, अपने हिसाब से व्याख्या चलेगा उसका। तो दौर बदला है तो ऑब्वियस है व्याख्या स्थिर होनी भी नहीं चाहिए, बदलनी चाहिए, है ना। तो सुल्तान जो होगा सैद्धांतिक रूप से खलीफा का प्रतिनिधि होगा, बट व्यवहार में स्वतंत्र होता था, ठीक है। लिख लें आप, सुल्तान सैद्धांतिक तौर पर खलीफा का प्रतिनिधि, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्र सत्ता का उपयोग, प्रशासन का सर्वे सर्वा, प्रशासन का सर्वे सर्वा, हाँ, स्वतंत्र सत्ता का उपयोग, कॉमा, प्रशासन का सर्वे सर्वा, ठीक है। तो जो 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 शासक होंगे ना, जैसे हमने कहा 30 से अधिक शासक होंगे, वो सब सुल्तान उपाधि धारण कर लेते थे, है ना। सल्तनत हो गया सुल्तान के अधीन क्षेत्र, सल्तनत हो गया सुल्तान के अधीन क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र जो होता था मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा होता था। सल्तनत हो गया सुल्तान के अधीन क्षेत्र, ठीक है। अब जितना भूभाग है, जैसे हमने कहा पंजाब से लेकर बंगाल तक, तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक को कहते थे खालसा और दूसरे को कहते थे इक्ता। लिख लें आप, खालसा और इक्ता। जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, सोचिए पंजाब से लेकर बंगाल तक का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, हम उस दौर में रह रहे हैं ना। तो टोटल एरिया सल्तनत कहलाएगा, सुल्तान के अधीन का हिस्सा हो गया। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया था प्रशासन के रूप, सुविधा के लिए। जहां राजधानी होती थी और आसपास के कुछ क्षेत्र जो होते थे बदलते भी रहते थे, वो खालसा कहलाता था। वहां से जो भी आय होती थी सीधे राजकोष में जमा होती थी, ठीक है। वहां से जो आय होती थी सीधे राजकोष में जमा होती थी, है ना। तो मान लो जैसे ये दिल्ली हुआ, तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र खालसा कहलाएगा। इसके बाद बाकी हिस्सा जो था इक्ता में बटा हुआ था, कोई बड़ा छोटा, वो डिपेंड करता है, तलवार से सब चीजें तय होती थी, है ना, ऐसे करके बटा हुआ था। यहाँ क्या होता था, जैसे एक ये हिस्सा हो गया तो इसका एक प्रमुख होगा, वो इक्तादार कहलाएगा। रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, अपनी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, बाकी जो पैसे बच जाएंगे वो फिर सेंटर को, राजकोष को भेज देगा, ठीक है। एकता लिख लें आप, एकता के बारे में। प्रशासनिक दायित्व के साथ राजस्व का क्षेत्रीय आवंटन, प्रशासनिक दायित्व के साथ राजस्व का क्षेत्रीय आवंटन, आवंटन वाली भूमि या क्षेत्र, है ना, क्षेत्रीय आवंटन उसमें आ गया। खालसा में लिख लेंगे आप, लिखें आप कि केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण
ठीक है, और वहां से जो आय होती थी सीधी राजकोष में जमा होती थी, हमने बताया आपको। कहते तो क्लियर हो रहा है सभी को ना? तो खालसा भूमि, एकता भूमि, ऐसे वर्ड जब भी विस्तार की बात होगी, कुछ कुछ शासक ऐसे होंगे जिसको दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हरा तो देंगे, बट उस पर शासन नहीं करेंगे, बल्कि वो उसकी अधीनता, ठीक है, तो वो एक अलग हिस्सा हो जाएगा, उसका भी जिक्र बीच बीच में आएगा। बट ये दो मेन हो गया, जहां डायरेक्ट कंट्रोल है वो खालसा और एकता। इस तरह से लैंड को बाइफर्केट किया जाता था। सुल्तान अकेले तो होता नहीं था, सुल्तान के जो बहुत खास खास लोग होते थे, जो मंत्रियों, अलग अलग मंत्रालय थे, या एकता यानी समझ लेते थे प्रांत, ऐसे भी समझ लो आप इसको भी। तो इन सब के जो प्रमुख होते थे वो बड़े करीबी लोग होते थे सुल्तान के। तो जो उच्च ओहदे पे होते थे, उच्च पद पे होते थे, ज्यादातर रक्त संबंधों पे, या अफगानिस्तान से आए हुए लोग, या मध्य एशिया से आए हुए लोग, है ना, उनको ऊंचे ओहदे दिए जाते थे। इनको अमीर कहते थे। अमीर उच्च अधिकारियों के लिए शब्द का प्रयोग होता था, लिख लें आप। राजनीति में प्रायः अमीर खूब मिलेंगे आपको। राजनीति में अमीर होते हैं लोग, मतलब लिख लीजिए, लिखें, उच्च अधिकारी, तो उच्च अधिकारी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय जो संभाल रहे हैं सुल्तान के साथ, या फिर प्रांतों के प्रमुख, एकता के प्रमुख, ये उच्च अधिकारी हो गए। इनकी बड़ी भूमिका थी। जो अमीर है बड़े महत्वाकांक्षी है। सुल्तान थोड़ा योग्य है तो उसकी बात मानेंगे, सुल्तान अयोग्य है तो वो अपनी बात मनवाएंगे उससे, बात ही नहीं मनवाएंगे, तय करेंगे अगला सुल्तान कौन होगा। तो सुल्तान और अमीरों में संघर्ष खूब चलेगा। जब आप किताब पढ़ेंगे तो नाम आते रहेंगे, हमें अमीरों के नाम वगैरह में कभी कभी एक दो नाम लेंगे हम, सैकड़ों नाम मिलेंगे आपको किताबों में। कोई ग्रेजुएशन की किताब पढ़ोगे तो भले पढ़ें कहानी इनकी। आइडिया रखना है कि भाई अमीरों से लड़ाई, मतलब योग्य सुल्तान है तो अमीर बात मानेंगे, और थोड़ा अयोग्य है, कमजोर है, तो अमीर अपनी बात सुल्तान से मनवाएंगे। मौका देकर किसी सुल्तान को हटा के दूसरा सुल्तान, या उसी में कोई योग्य व्यक्ति थोड़ा ज्यादा हुआ तो उसने सुल्तान की हत्या करके खुद ही सुल्तान बन जाएगा, बोलेगा मैं सुल्तान। तो ऐसी कहानी चलती रहती है, राजनीतिक घटनाक्रम में आपको खूब मिलेगा ये। सुल्तान, अमीर कौन होंगे ये कौन तय करता था? तो सुल्तान। किसको अमीर बनाते थे? जो उनके साथ सहयोगी आए थे। हाँ बोलिए। इक्तदार और अमीर में, इक्तदार भी अमीर है। अमीर हो गए उच्च अधिकारी, वो किसी मंत्रालय के प्रमुख हैं, सेना के प्रमुख हैं, गुप्तचर प्रमुख हैं, या प्रांतों के प्रमुख हैं, एकता के प्रमुख हैं। अमीर हो गया उच्च अधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। केंद्र से एकता क्या हुआ? जैसे मान लो ये सब जो प्रांत बन गए तो सुल्तान ही नियुक्त करेगा ना, इसमें कौन अमीर बैठेगा? तो एकता तो सल्तनत का ही हिस्सा है ना, वो सुल्तान तय करेगा कि वहां कौन बैठेगा। तो राजनीतिक इतिहास में अमीरों की बात खूब मिलेगी आपको जब आप पढ़ोगे। मैं थोड़ा सा एक, जब कहानी अभी शुरू करूंगा मैं, घटनाएं बताऊंगा आपको मैं, या आप किताब पढ़ोगे सतीश चंद्रा वाली किताब, तो उसमें अमीरों का जिक्र आएगा बार बार, तो आप थोड़ा आइडिया रहेगा ना, अच्छा अमीर योग्य सुल्तान है तो बात मान लेंगे, अयोग्य है तो अपनी बात मनवाएंगे, तो उठा पटक वाली कहानी चलेगी। हाँ हाँ, अब लिखें एक उलेमा। उलेमा के बारे में लिख लें आप, शरीयत के विद्वान, शरीयत यानी इस्लामिक कानून के विद्वान। इस्लामिक कानून के विद्वान या इस्लाम के विद्वान, है ना, जो इस्लाम की शिक्षा है, ठीक है, जो धर्मग्रंथ में जो बातें कही गई हैं, पैगंबर साहब की जो जीवनी रही है, पैगंबर साहब के जो उपदेश रहे हैं, और जो उसकी व्याख्याएं अलग अलग होती रही हैं, उन सब के जानकार को हम कहते थे उलेमा, धर्मगुरु समझ लीजिए आप इनको। राजनीति में भी इनकी बड़ी भूमिका थी उलेमा की। एक सुल्तान के साथ अमीर और उलेमा हर जगह, हर लेवल का उलेमा है। भाई सुल्तान के साथ रह रहा है तो बड़े लेवल का उलेमा हो गया, प्रांतों में रह रहा है थोड़ा छोटे लेवल का, जिला स्तर पे रह रहा है थोड़ा और छोटे लेवल का, हर लेवल पे उलेमा मौजूद है। ऐसे समझ लीजिए हिंदू धर्म में जैसे पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के जानकार, हिंदू कानूनों के जानकार ब्राह्मण पुरोहित जो होते हैं, वैसे ही इस्लाम में उलेमा, इनकी भी बड़ी भूमिका दिखेगी आपको जब भी आप पढ़ेंगे। क्योंकि शासन जो चलेगा वो धर्म ग्रंथों के अनुसार चलेगा, तो जब भी मौका मिलेगा तो व्याख्या तो यही करेंगे।